नमस्कार दोस्तों, आर के साइंस क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के चैप्टर 12 के चैप्टर 6 की, जो है फसल उत्पादन। ये जो चैप्टर है दोस्तों आपका, ये 6 नंबर का है और इसमें से किस प्रकार के प्रश्न जो है आपके आने वाले हैं। तो एक प्रश्न तो आपके आएगा वस्तुनिष्ठ, एक क्वेश्चन आपके आएगा रिक्त स्थान, एक क्वेश्चन आपके यहां से आएगा अति लघु उत्तरात्मक, और एक क्वेश्चन जो है आपके आएगा यहां से निबंधात्मक। दोस्तों ऐसे करके ये टोटल 6 मार्क्स का हो जाएगा आपके चैप्टर। एक प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ आने वाला है, एक रिक्त स्थान आने वाला है, एक आपके अति लघु उत्तरात्मक आने वाला है और एक निबंधात्मक आने वाला है। ऐसे करके ये 6 नंबर का आपका दोस्तों पार्ट है। एग्रोनॉमी का ये अंतिम पार्ट है, काफ़ी बड़ा पार्ट है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, सीधी बुवाई हेतु धान की उपयुक्त किस्म है? सुगंधा, जया, रत्ना, बाला। दोस्तों सीधी बुवाई हेतु धान की बुवाई विभिन्न प्रकार की विधियों से करते हैं। यहाँ सीधी बुवाई की बात कर रखी है, तो सीधी बुवाई हेतु धान की सबसे उपयुक्त किस्म जो है दोस्तों वो हो जाएगी हमारे बाला। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? बाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे बाला। बाला जो है दोस्तों हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों धान का खैरा रोग सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर के इतिहास में अगर मैं बात करूं फसलोत्पादन की, तो सबसे ज्यादा धान का खैरा रोग पूछा गया है। यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल लगभग 12th में आता रहता है। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है या किस पोषक तत्व की कमी से होता है? नाइट्रोजन, जिंक, फास्फोरस, पोटास। तो धान का खैरा रोग जो है दोस्तों वो जिंक की कमी से होता है, जिसके प्रबंधन के लिए ZnSO4 का छिड़काव किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, मीठी सूडान किस फसल की किस्म है? ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों बहुत सारी फसलें इस चैप्टर में दी हुई है। कोशिश यही है कि इन्हीं में से कोई प्रश्न आए। जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे सारे उठा लिए गए। मीठी सूडान, ज्वार, बाजरा, मक्का, धान। तो बात करें अगर मीठी सूडान की, तो बाजरे की क्या है दोस्तों? किस्म है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों बाजरा। आगे चलते हैं। चौथा जो प्रश्न है वो है दोस्तों हमारा, बाजरे की बीज दर होती है 9 से 12 किलो, 4 से 5 किलो, 25 से 30 किलो, 15 से 20 किलो। बाजरे की जो है बीज दर वो हो जाएगी दोस्तों हमारे यहाँ पे 4 से 5 किलो। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 से 5 किलो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जौ की छिलका रहित किस्म है? दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है। जौ की छिलका रहित किस्म है ज्योति, डोलमा, राजकिरण, बिलाड़ा 2। तो यहाँ हमारी जौ की छिलका रहित किस्म जो हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी डोलमा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चने की बीज दर होती है दोस्तों 20 से 40 किलो, 40 से 60 किलो, 80 से 100 किलो, 60 से 80 किलो। मैं बात करूं चने की बीज दर की, चना 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है देसी चना और एक होता है दोस्तों काबुली चना। सबसे ज़्यादा इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जाता है दोस्तों अफगानिस्तान।
यहाँ हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 80 से 100 किलो। चने की बीज दर जो होती है दोस्तों वो होती है 80 से 100 किलो। थोड़ा सा ध्यान रखना आप काबुली चना का उत्पत्ति स्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूंगफली की बीज दर कितनी होती है? 15 से 20 किलो, 40 से 45, 80 से 100, 100 से 120। दोस्तों मूंगफली भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है विस्तारी, एक होती है अर्ध विस्तारी। यानी कि दोस्तों मैं यूं कह सकता हूं, एक तो होती है फैलने वाली और एक होती है झुमका। तो 15 से 20 किलो, 40 से 45, 80 से 100, 100 से 120। तो यह हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 80 से 100 किलो। मूंगफली की बीज दर 80 से 100 किलो होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिसिमम इंडिकम किस फसल का वानस्पतिक नाम है? तिल, मूंग, अलसी, मोठ। सिसिमम इंडिकम जो है दोस्तों वो तिल की फसल का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों यहाँ इसका कुल याद रखना आप, एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेडालिएसी। पेडालिएसी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बरसीम की बीज दर होती है, देखो दोस्तों बरसीम एक चारे वाली फसल है और जैसे चारे की क्या कहा जाता है दोस्तों? रानी कहा जाता है। 15 से 20 किलो, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। तो यहाँ हमारा राइट आंसर जो है बरसीम की बीज दर का राइट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा 25 से 30 किलो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को आप इंपोर्टेंट कर सकते हो। गन्ने का कौन सा भाग बुवाई हेतु काम में लिया जाता है? आपको पता है कि गन्ने की हम कलिका की बुवाई करते हैं, या 2 आंख वाली कलिका, या 3 आंख वाली कलिका, या 1 आंख वाली कलिका। तो जो हम कलिका काम में लेते हैं उसकी बुवाई के लिए या उस भाग की बुवाई हेतु कौन सा जो भाग है वो काम में लेते हैं? मध्य भाग, निचला भाग, ऊपरी भाग या समस्त? तो दोस्तों हम हमेशा गन्ने की, जैसे ये आपके गन्ना है, ऐसे गन्ने में आके पाई जाती हैं। गन्ने की हमेशा हम 3 या 2 आंख वाला गन्ना बुवाई के लिए काम में लेते हैं। तो हमेशा गन्ने का ऊपरी भाग जो है दोस्तों, ऊपरी भाग जो है हम काम में लेते हैं। ऊपरी भाग काम में क्यों लेते हैं? ऊपरी भाग काम में इसलिए लेते हैं क्योंकि ऊपरी भाग कलिकाओं से ढका रहता है, जिससे रोग एवं कीटों का नियंत्रण होता है। ऊपरी भाग में वृद्धि अच्छी होती है, इसलिए हम ऊपर के भाग को क्या है दोस्तों काम में लेते हैं। ये थे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों। आगे मैं बात करूंगा रिक्त स्थान प्रश्नों की। अभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कुपरी अलंकार, कुपरी शीतमान निम्न में से किसकी किस्में है? देखिए डियर स्टूडेंट, जिस किस्म के आगे कुपरी लग जाए, जिस किस्म के आगे कुपरी लग जाए वो हमेशा आलू की किस्में होंगी। क्योंकि दोस्तों आलू अनुसंधान संस्थान जो है, आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है दोस्तों? कुपरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसीलिए आलू की जिन भी किस्मों के आगे किसी की भी किस्म में ऊंचाई कुपरी लग जाए, उसका राइट आंसर हमेशा क्या होगा दोस्तों? आलू होगा। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा आलू। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कपास का कुल क्या होता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सोलेनेसी, ब्रिसिकेसी, मालवेसी, ग्रेमनी। तो यहाँ मैं बात करूँ कपास के कुल की, तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा मालवेसी। कपास का कुल मालवेसी होता है। और एक और आपकी ऐसी क्रॉप है भिंडी, जिसका कुल क्या होता है दोस्तों? मालवेसी होता है। चलते हैं आगे।
ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंधी गुड़ाई ब्लाइंड होइंग किस फसल से संबंधित है? मक्का, धान, आलू, गन्ना। पहले मैं बात करूं दोस्तों अंधी गुड़ाई की, तो होता क्या है, बीज बुवाई के बाद तथा अंकुरण से पहले, बुवाई के तो बाद और अंकुरण से पहले, अंकुरण से पहले क्या करते हैं दोस्तों, जो निराई गुड़ाई करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं या ऊपरी पपड़ी को तोड़ते हैं, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, अंधी गुड़ाई कहते हैं, अंधी गुड़ाई। और ये करते हैं मुख्यतः गन्ने में। किस में करते हैं? गन्ने में। तो यहाँ हमारा राइट आंसर जो है गन्ना हो जाएगा। चलते हैं आगे। मिट्टी चढ़ाना अर्थिंग अप की क्रिया किस फसल से संबंधित है? गन्ना, चावल, कपास, आलू। देखिए दोस्तों ये क्रिया है आलू से संबंधित। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे ये आलू है, ऐसे करके आप आलू को बोए रखते हैं, यहाँ आलू बो रखा है, यानी कि जो आलू के जो कंद हैं, कंदों को हम ऐसे बो देते हैं। फिर यहाँ हम जैसे ही सिंचाई करते हैं तो धीरे धीरे यहाँ से ये जो मिट्टी है वो हटने लगती है, और जैसे जैसे मिट्टी हटने लगती है तो हमें कंद दिखने लगता है। और जैसे ही सूर्य का प्रकाश इन कंदों के ऊपर आता है तो इनमें एक वर्णक आ जाता है सोलेनेसी, सोलेनेसी या सोलेनम, एक वर्णक आ जाता है सोलेनम। सोलेनेसी तो सॉरी कुल है, सोलेनेसी। सोलेनम एक वर्णक आ जाता है, ये सोलेनिन, सोलेनिन भी कह सकता हूँ मैं। ये क्या करता है, इसके कंद को हरा कर देता है। सोलेनिन एक वर्णक है जो क्या कर देता है, इसके कंद को हरा कर देता है। इसलिए दोस्तों आलू की जो कंद होते हैं उन पे मिट्टी चढ़ाई जाती है, यानी अर्थिंग अप की प्रक्रिया हम किस में करते हैं? आलू में करते हैं। चलते हैं आगे। तिल का कुल किसके कारण होता है? देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तिल के आपको मात्र 2 प्रश्न याद करने हैं। कौन कौन से? एक तो आपको तिल का कुल याद करना है, और एक आपको तिल का फाइलोडी याद करना है। तिल का फाइलोडी। तिल का कुल मैं आपको बता चुका हूँ, पेडालिएसी। और यहाँ मैं बात करूँ अगर तिल के फाइलोडी की, तो वो होता है माइकोप्लाज्मा से। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ये 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं तिल से। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, धान की फसल में कौन सा जैव उर्वरक काम में लेते हैं? मैं ये प्रश्न आपको पहले बता चुका हूं चैप्टर 2 में। एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम, एजोला। तो आपको पता है धान की फसल में एजोला काम में लेते हैं, क्योंकि एजेटोबैक्टर दलहनी फसलों में अदलहनी फसलों में लेते हैं, राइजोबियम दलहनी फसलों में लेते हैं, और एजोस्पाइरिलम भी अदलहनी फसलों में लेते हैं, जैसे मक्का। ठीक है, चलते हैं आगे। खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल है। दोस्तों 2 चीजें आपको बहुत याद रखनी है। एक तो सूखा सहनशील, सूखा सहनशील, और एक याद रखनी है आपको लवणीय क्षारीय सहनशील, लवणीय क्षारीय सहनशील। अगर मैं सूखा सहनशील की अगर बात करूं तो ये तो हो जाएगा दोस्तों बाजरा, और लवणीय क्षारीय सहनशील की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा जौ। तो यहाँ हमारा सूखा सहनशील का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाजरा। ज्वार, बाजरा और किसान, ये है मेरा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा की खेती होती है। चलते हैं आगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी दोस्तों, निम्न में से कौन सी दलहनी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण कार्य नहीं करती है? आपको जैसा कि पता है कि समस्त दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों को उपलब्ध कराती हैं,
तो एक ऐसी भी दलहनी फसल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य नहीं करती। उड़द, अरहर, राजमा, चबला। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो राजमा एकमात्र ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य नहीं करती। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजमा। अगला जो प्रश्न है हमारा, सम्राट किस फसल की किस्म है? मूंग, चना, उड़द, मोठ। तो दोस्तों सम्राट जो है दोस्तों चना की उन्नत किस्म है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा चना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। माही धवल और माही कंचन किस फसल की किस्में हैं? देखो दोस्तों, माही धवल और माही कंचन ये सब मक्का की किस्में हैं और राजस्थान के लिए प्रसिद्ध हैं। आपने एक नदी का नाम सुना होगा, माही नदी का। माही नदी कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में बहती है। तो माही धवल और माही कंचन जो है दोस्तों मक्का की उन्नतशील किस्में हैं जो सबसे ज़्यादा डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोई जाती हैं, यानी उदयपुर संभाग में बोई जाती हैं। और मक्का सबसे ज़्यादा उदयपुर संभाग में ही होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पडलिंग की क्रिया किस फसल में करते हैं? गेहूं, चावल, गन्ना, आलू। दोस्तों पडलिंग होता क्या है? मिट्टी को उलट पुलट करना या पोला करना। अपन अपनी भाषा में गैर मचाना कहते हैं। जैसे दोस्तों पडलिंग की क्रिया में मिट्टी को उलट पुलट या पोला किया जाता है, जिससे क्या होता है? मृदा रंध्र अवकाश बढ़ते हैं और जल रिसाव कम होता है। तीसरा, खरपतवार प्रकोप कम होता है, इसलिए पडलिंग की क्रिया करते हैं। तो ये जो क्रिया है दोस्तों वो चावल में करते हैं, यानी कि धान की फसल में करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि धान को सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। 1 किलो धान पैदा करने के लिए लगभग 1000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। करनाल बंट किस फसल की बीमारी है? चावल, जौ, मक्का, गेहूं। तो दोस्तों आपको पता ही है कि करनाल बंट जो है वो गेहूं की फसल की क्या है? बीमारी है। इस बीमारी में सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब मैं बात करूंगा रिक्त स्थान प्रश्नों की। हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं दोस्तों वो पूरे हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे रिक्त स्थान की। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? ये इधर नहीं आ सकता क्या? थोड़ा सा ठीक है दोस्तों। धान का खैरा रोग मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये किसकी वजह से होता है? जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों? जिंक की कमी से। तिल का कुल भी मैंने आपको पहले ही बता दिया। तिल का कुल क्या होता है दोस्तों? पैडालिएसी। इन दोनों प्रश्नों का हम पहले जिक्र कर चुके हैं। जिया मेज किस फसल का वानस्पतिक नाम है? तो दोस्तों जिया मेज किसका है? मक्का का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मक्का। कैजनस कैजान रिक्त स्थान के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस साल के सबसे ज़्यादा प्रश्न पत्रों में देखा है मैंने ये रिक्त स्थान में ये प्रश्न। तो कैजनस कैजान किसका हो जाएगा दोस्तों? अरहर का। अरहर की फसल का वानस्पतिक नाम है। लाइनम यूसीटेटिसिमम की फसल का वानस्पतिक नाम है। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा अलसी। उसके बाद बात करूं मैं अरगट। इस प्रश्न की हम पहले पहले हमने करनाल बंट की बात की थी। अरगट जो है दोस्तों वो बाजरे का क्या है? बाजरे की फसल की प्रमुख बीमारी है। उसके बाद एलियंथस एनस किस फसल का वानस्पतिक नाम है? तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे सूरजमुखी। उसके बाद मूंगफली का उत्पत्ति स्थान दोस्तों ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील।
दोस्तों आपको उत्पत्ति स्थल मक्के का भी याद रखना है, मक्का। इसका जो है दोस्तों वो हो जाएगा मैक्सिको। उसके बाद चारे वाले फसलों के राजा की मैं बात करूं तो रिजगा है दोस्तों, रिजगा। और अगर मैं रानी की बात करूं तो मैंने आपको पहले बता दिया बरसीम है। उसके बाद रिजगे का मुख्य खरपतवार, दोस्तों मैंने आपको खरपतवार भी उस दिन बता दिए थे, CLOS। रिजगे का मुख्य खरपतवार क्या होता है? कसकुटा, यानी कि अमरवेल। रिजगे का मुख्य खरपतवार अमरवेल या कसकुटा है। ठीक है, तो अगला जो हमारा प्रश्न है इंपोर्टेंट कर लेना इसे। खालिस्तान के तेल का प्रयोग रंग, पेंट, वार्निश, साबुन तथा छपाई के लिए प्रयुक्त स्याही तैयार करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों अलसी। और अगला जो प्रश्न है, खालिस्तान को सब्जियों का राजा कहते हैं, तो आपको पता ही है कि आलू को हम क्या कहते हैं? सब्जियों का राजा कहते हैं। तो ये थे आपके रिक्त स्थान प्रश्न। 2 प्रश्नों पे मैंने इंपोर्टेंट लगा रखा है, इसका मतलब ये नहीं 2 इंपोर्टेंट है, सारे की सारे प्रश्न जो हैं दोस्तों इंपोर्टेंट हैं। आगे अब हम बात करेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्नों की, जो कि आपके 1 नंबर के जो है आने वाला है। सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सरसों अनुसंधान संस्थान है सेवर भरतपुर, राजस्थान। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान के जितने भी अनुसंधान संस्थान है 6 पार्ट में सारे इम्पोर्टेंट हैं। आगे हम बात करते हैं मूंगफली अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो मूंगफली अनुसंधान संस्थान हो जाएगा आपका जूनागढ़, गुजरात। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कपास अनुसंधान संस्थान हो जाएगा आपका नागपुर, महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न अगर आपके आता है ना बोर्ड में, तो आप बहुत लोगों से आगे हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत टफ प्रश्न है। ग्वार का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? साइमोप्सिस टेट्रागोनोलेवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद करके ही चलना। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों धान अनुसंधान संस्थान आपके कटक उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों आपके जो ब्लूप्रिंट आया है उसमें अनुसंधान संस्थान का 1 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, उस हिसाब से मैंने इस चैप्टर के जो भी अनुसंधान संस्थान इंपोर्टेंट थे उनके प्रश्न डाल रखे हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है हमारा मूंग की किस्में लिखिए। तो दोस्तों आपको मूंग की किस्में याद करके लिखनी है। आप सबसे पहली किस्म लिखोगे पूसा बैसाखी। ये अच्छी इंपोर्टेंट प्रश्न, अच्छी इंपोर्टेंट किस्म है दोस्तों। फिर आप लिखोगे धनु, और आप लिखोगे गंगावन, और एक लिखोगे आपके 851। ये आपके दोस्तों मूंग की जो है किस्में हैं, और आपको ये याद करके चलनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों 2 चीज़ें याद करनी है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। एक तो होता है गन्ना प्रजनन केंद्र, इसको मैं कहता हूँ SBI, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट।
और एक है दोस्तों आपके गन्ना अनुसंधान संस्थान। दोस्तों गन्ना प्रजनन केंद्र की मैं बात करूं तो ये है दोस्तों आपके कोयम्बटूर तमिलनाडु में। कोयम्बटूर तमिलनाडु। और गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करूं तो ये है लखनऊ यूपी। इसमें किसी प्रकार की कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप पढ़ के जाएं। अगला प्रश्न, आलू अनुसंधान संस्थान मैं पहले बता चुका हूं दोस्तों, ये आपके कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, ये आपके बोर्ड के ब्लूप्रिंट में दे रखा है ये प्रश्न 1 नंबर का। चलते हैं आगे। ज्वार की फसल की उपज लिखी है, तो दोस्तों आपको ज्वार की फसल की उपज लिख के लेके चलनी है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरसों की बीज दर लिखी है, तो सरसों की बीज दर हो जाएगी 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर। दोस्तों एक मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊं कि शुष्क खेती हेतु या लवणीय क्षारीय क्षेत्रों हेतु हमेशा बीज दर 20% अधिक रखते हैं। जो सामान्य बीज दर होती है उससे हमेशा 20% बीज दर जो है दोस्तों अधिक रखी जाती है। तो यहाँ सरसों की बीज दर हो जाएगी 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर। आगे चलते हैं। अब मैं दोस्तों बात करूंगा आपके निबंधात्मक प्रश्न जो आपके 4 नंबर के आने वाला है उसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। यहाँ मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो फसलें उनकी सूची दे रखी है दोस्तों, और यहाँ मैंने जो है आपको पॉइंट दे रखे हैं, तो मैं इनका जिक्र आपको एक एक का जिक्र करके दिखाता हूँ। आपको मैं बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से कौन से वाले ऑप्शन को किस प्रकार से फिलअप करना है। दोस्तों मैं यहाँ बात करूंगा 5 पॉइंटों की। आपको 5 पॉइंट ढंग से याद होने चाहिए क्योंकि हर बार इन्हीं 5 पॉइंटों को अदल बदल करके एग्जामिनर पूछता है। सबसे पहला पॉइंट है मृदा एवं जलवायु। मृदा एवं जलवायु। दूसरा जो पॉइंट है वो है दोस्तों 4 उन्नतशील किस्में। 4 उन्नतशील किस्में। तीसरा जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा बीज दर एवं बीज उपचार। 5वां जो पॉइंट हो जाएगा खरपतवार प्रबंधन। और 5वां जो पॉइंट हो जाएगा 2 प्रमुख बीमारियां या 2 प्रमुख रोग। उसके बाद आप भूमि की तैयारी भी याद कर सकते हैं। इन पॉइंटों के आधार पर आपको किसी भी फसल का वर्णन पूछेगा, जैसे आपसे पूछ सकता है धान की फसल का निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। तो आपको उत्तर ऐसे करना है, जैसे आपसे पूछिए मृदा एवं जलवायु, तो आपको लिखना है कि धान की फसल के लिए बलुई दोमट या दोमट मृदा उपयुक्त रहती है जिसका pH 6 से 7 रहता है। आपको इस तरीके से मृदा, फिर आपको जलवायु कैसे याद रखनी है दोस्तों, जितनी भी आपके फसलें दे रखी हैं उन फसलों में आपको सीजन पता होना चाहिए, यानी कि आपको ऋतु पता होनी चाहिए कि खरीफ ऋतु की है या खरीफ की है या रबी की है या जायद की है। जैसे आपके मान लो खरीफ की कोई फसल होती है तो इसके लिए गर्म या उपोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है, रबी के लिए शीतोष्ण जलवायु और जायद के लिए गर्म एवं नम जलवायु। ऐसे करके आपको दोस्तों जलवायु याद रखनी है। तो ये आपका मृदा एवं जलवायु हो गई। 4 आपको उन्नतशील किस्में याद करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको बीज दर एवं बीज उपचार। बीज दर आपको प्रत्येक फसल की अलग अलग याद करनी है।
बीज उपचार में आपको बता देता हूँ। प्रति किलो बीजों को 1 से 2% थायरम, दोस्तों आपको ये कवकनाशी याद रखने है, थायरम, कैप्टान, बावस्टीन, कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, ये सभी दोस्तों कवकनाशी हैं। और इन कवकनाशियों से हम क्या करते हैं दोस्तों, बीज उपचार करते हैं। तो इन कवकनाशियों का नाम लिख के आप प्रति किलो बीजों को इतने प्रतिशत थायरम कैप्टान से बीज उपचार करके बोएं। उसके बाद आपको याद रखना है बीज उपचार में ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करके बोएं, या आप जो दलहनी फसलें बो रहे हो उसके लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली जो प्रजातियां हैं, यानी कि जो राइजोबियम की जो प्रजातियां हैं, आपको वो याद रखनी है, उन प्रजातियों से बीज उपचार करके बोना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं खरपतवार प्रबंधन की, तो दोस्तों 4 पार्ट जो खरपतवार है, मैंने आपको उसमें बिल्कुल खरपतवारों का प्रबंधन अच्छी तरह से बता रखा है। आप ऐसे करके चौथा पॉइंट फिलअप करेंगे। 2 प्रमुख बीमारियां आपको हर फसल की याद होनी चाहिए, खास करके दोस्तों खाद्यान्न फसलों की। खाद्यान्न फसलें जो हैं आपकी, उसमें 2 प्रमुख बीमारियां या रोग पूछे जाते हैं। ऐसे करके दोस्तों आपको ये 5 पॉइंट याद करके जाने हैं। फिर वहाँ अगर आ जाए भूमि की तैयारी, तो भूमि की तैयारी में आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको सीजन पता ही है। जैसे मान लो कि आप धान, खरीफ की फसल धान है, तो आप धान के लिए कैसे पॉइंट लिखोगे कि धान की खेती के लिए 1 से 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 3 से 4 जुताई देसी हल से करके पाटा लगा देना चाहिए। ऐसे करके आप भूमि की तैयारी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपके ये जो फसलें हैं, मैंने यहाँ इम्पोर्टेंट फसलें दे रखी हैं। देखो, मृदा एवं जलवायु, बीज दर तथा बीज उपचार, बुवाई का समय तथा विधि। एक आपको यहाँ समय, तो समय आप किस हिसाब से करोगे, जैसे खरीफ का आपको समय पता ही है, रबी का पता ही है, जायद का पता है। विधि में दोस्तों आपको R/P याद रखनी है प्रत्येक फसल की। क्या याद रखनी है? R/P। उन्नतशील किस्में, उपज प्रति हेक्टेयर, ये पॉइंट मैं उधर भूल गया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। बीज दर और उपज तो आपको हर एक फसल की याद करनी ही करनी है। ये 2 पॉइंट तो बहुत, और एक किस्में, तीसरा पॉइंट किस्में, ये 3 पॉइंट तो दोस्तों कॉमन रहेंगे। उसके बाद एक पॉइंट जो है आपके कोई भी परिवर्तित हो सकता है, यहाँ से आप पढ़ के जाएं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट फसलें, सरसों, मूंगफली, आलू, गन्ना, धान और आप गेहूँ, ये आपके इम्पोर्टेंट फसलें हैं दोस्तों। आप इन्हें पढ़ के जाएं। हम एग्रोनॉमी हमारी पूरी ख़त्म हो चुकी है। आगे हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के 7 और 8 चैप्टर की। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।